प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम कौन से चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 7 यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है ना, वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो लेक्चर आप देख रहे हो ये कौन सा है, ये है आपका लेक्चर नंबर 2। तो देखो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा था। ये देखो, ये जो चारों एस्पेक्ट्स है ना, इनको हमने समझ लिया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ये चारों चीजें हमने समझ ली थी। अब चलो हम आगे चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन हमने देखा था, आपको याद होगा। तो चलिए अब आ जाइए, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका सेक्स रेशियो। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये सेक्स रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000। यानी हम यहाँ पे करते क्या है, तो 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है इसका हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेक्स रेशियो कहते हैं। ओके, समझ में आया आप सभी लोगों को। अब मान लीजिए कि पॉपुलेशन में अगर क्या है, इन अ पॉपुलेशन व्हेन बोथ द जेंडर्स यानी कि पुरुष और महिलाएं अगर क्या है सेम टू सेम है, तो फिर हम वहां पे क्या कहेंगे कि यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, बैलेंस्ड है। राइट है ना। तो यहाँ पे आप समझिएगा, सेक्स रेशियो निकालने का ये होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो व्हेन फॉर एवरी 1000 व्हेन फॉर एवरी 1000 मेल्स द नंबर ऑफ फीमेल्स इज लेस, यानी कि जब 1000 मेल्स पे फीमेल्स क्या होती है, कम होती हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ का सेक्स रेशियो कैसा है, लो है। और जब 1000 मेल्स पे महिलाएं यानी कि फीमेल ज्यादा होती हैं, तब हम क्या कहते हैं कि यहाँ का रेशियो कैसा है, तो यहाँ का रेशियो हाई है। अब आपको ये चीज याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कब हम कहेंगे कि हमारा सेक्स रेशियो हाई है या फिर लो है। तो आप बताइएगा हाई कब होगा, जब 1000 मेल्स पे महिलाएं क्या होंगी, यानी फीमेल ज्यादा होंगी, तब हम कहेंगे यहाँ पे रेशियो क्या है, हाई है। लो कब होगा, जब 1000 मेल्स पे फीमेल क्या होंगी, कम होंगी। राइट, जैसे कि 900 हो गई, 800 हो गई, तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सेक्स रेशियो क्या है, लो है। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पे जरा आप समझिएगा, ये देखिए यहाँ पे रेशियो दिया गया है नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स का नंबर दिया गया है। ठीक है, देखिएगा हरियाणा में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 1000 मेल्स पे 879। बिहार में कितनी है भाई, इतनी है। महाराष्ट्र में इतनी है, छत्तीसगढ़ में इतनी है, और जबकि केरला में कितनी है, देखो केरला में इसने क्रॉस कर लिया। महिलाएं कितनी है, 1084। ओके, 1000 पुरुषों पे 1000 मेल्स पे फीमेल्स कितनी है, 1084 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपको एक बात बताती हूँ, जो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। अगर आप किसी रीजन में ऐसा देखते हो कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं यानी कि जो फीमेल्स है वो ज्यादा है, ठीक है, तो देखो वो ज्यादा होने का एक तो कारण ये हो सकता है कि महिलाओं का जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है, मतलब ये लोग ज्यादा जन्म ले रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उस एरिया के, उस पर्टिकुलर रीजन के जो मेल्स है ना, वो बाहर जा चुके हैं, यानी कि उन्होंने माइग्रेशन किया है फॉर देयर, मतलब वो नौकरी के लिए मान लीजिए बाहर गए, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ से जो मेल्स है ना, क्योंकि देखा जाता है कि महिलाएं घर पे रहती हैं और जो मेल्स है वो जाते हैं कमाने के लिए, तो यहाँ के जो मेल्स है जा चुके हैं दूसरे जगह पे कमाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। पहला तो कारण बर्थ रेट हो सकता है कि यहाँ पे महिलाएं ही ज्यादा जन्म ले रही हैं, और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यहाँ के जो मेल्स है ना वो जा चुके हैं, माइग्रेशन कर चुके हैं, कहाँ पर, दूसरे जगह पर। ठीक है, तो इस कारण भी उस प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो फीमेल्स है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि जहां पर आप ना कम फीमेल्स की संख्या देखते हो, तो आप वहां पे समझ जाइएगा कि यही एक कारण है कि जो फीमेल्स है ना उनका बर्थ रेट ही कम है, यानी कि 1000 मेल्स में फीमेल्स कम जन्म ले रही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जरा, मैंने आपको जो बताया वही है कि इन रीजन्स वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स, मतलब जहां पर फीमेल्स का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, मोर देन मेल्स, मेल से ज्यादा रहेगा, है ना। प्रीडोमिनेंटली द आउट माइग्रेशन ऑफ मेन इज हाई, तो फिर यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो आउट माइग्रेशन है मेन का वो ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो फीमेल्स हमें ज्यादा दिख रही हैं। और आउट माइग्रेशन किस लिए होता है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस, यानी कि नौकरी व्यवसाय के लिए वो लोग जाते हैं। राइट, जैसे कि केरला में, जैसे केरला में हमने देखा था ना, महिलाएं ज्यादा है, और जहां पर आपको प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स लेस दिखता है, कम दिखता है मेल से, तो आप समझिएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वहां पर जो बर्थ रेट है ना फीमेल्स का वही कम होता है, इसीलिए हमें वो देखने के लिए मिलता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे महिलाओं का, फीमेल्स का बर्थ रेट ही कम है। ठीक है, एक्चुअली में बर्थ रेट ही कम है, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है। ठीक है, चलो
ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखो यहाँ से आपको ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना एंड इसको पढ़ लेना। उसके बाद ये जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन था ना, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। बस उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज स्ट्रक्चर की, ठीक है। अच्छा, ये एज स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? देखो हम क्या करते हैं, जब एज ग्रुप्स बनाते हैं ना कि इतने से इतने एज के लोग कितने हैं, ठीक है, फिर इतने से इतने एज में कितने लोग आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ एज स्ट्रक्चर। यानी आपके यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना, उसका एज स्ट्रक्चर क्या है। देखो एज स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे ना हम क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितने लोग यहाँ पे एक्टिव हैं और कितने लोग पैसिव, यानी कि क्या है, डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बच्चे ज्यादा हैं और कमाने वाले कम हैं, तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कमाने वाली बस इतनी ही पॉपुलेशन है, इतना ही है, और बाकी सारे तो बच्चे हैं। तो पॉपुलेशन बस बढ़ने से नहीं होता है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। मतलब लोग जो है ना वो कैसे होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। तो एज ग्रुप में जब हम डिवीजन करते हैं ना, तो हमें पता चलता है मतलब हमें पता चलता है ना कि हमारे प्रदेश में कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग क्या है, डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आइए जरा एज स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं। अभी तो मैं आपको एज स्ट्रक्चर के बारे में ही बता रही थी, एक बार टेक्स्ट बुक में भी देखते हुए चलते हैं। इन अ रीजन व्हेन द पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड एज पर द एज, यानी कि जब हम पॉपुलेशन को एज ग्रुप के हिसाब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं, राइट। और ये एज स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वाई? बिकॉज इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे एरिया में कितने एज ग्रुप के लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और कितने डिपेंडेंट हैं, यानी कितने बूढ़े हैं, बच्चे कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी, है ना। कितने लोग काम करने लायक है, कितने नहीं है, ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ना, देखो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो कुछ ना कुछ काम करते हो, नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, किसी दुकान में काम करते हो, ये सभी क्या है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। और एक बात बताऊं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है ना। क्योंकि जो बच्चे हैं वो कोई तो पैसा कमाने का काम करेंगे नहीं, बूढ़े भी नहीं करेंगे, है ना। कौन काम करता है, जो बीच वाले में आते हैं, बीच वाला, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ना, इनका एज कब से कब तक होता है, मतलब कितने वर्ष के लोगों को आप प्रोडक्टिव कहोगे, तो 15 से लेकर के 59, यानी 15 ईयर से लेकर के 59 तक का जो एज है ना, इसको हम कहेंगे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आप सभी लोगों को। और ये वाला जो ग्रुप है ना 15 to 59 वाला, ये क्या होता है, ये एक्टिव होता है और ये किसी न किसी सर्विस या फिर बिजनेस में लगा हुआ होता है, ये बात भी ध्यान रखना। ओके, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ रीजन, ठीक है। रीजन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब देखना, जहां पर ये पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा होती है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मतलब उस प्रदेश का, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो ये डेवलपमेंट है वो तेजी से होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है, इस कैटेगरी वाले लोग ज्यादा हैं और बाकी कम है। तो अब ये लोग ज्यादा है तो ये फटाफट से काम करेंगे और उसका डेवलपमेंट तो होना तय है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सुनो बच्चों, हमने प्रोडक्टिव में तो क्लासीफाई कर दिया, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई 20 साल का लड़का है या फिर 21 साल का लड़का है, लेकिन फिर भी घर पे बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास काम नहीं है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे भी तो होता है ना। तो अब वो जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ना, देखो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में से भी कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बस दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस आधार पे भी हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे, देखो ऐसे, कैसे, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वर्किंग और नॉन वर्किंग वो अभी बाद में देखते हैं, पहले अभी हम इसकी बात कर रहे थे ना, अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। वर्किंग और नॉन वर्किंग में उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो तो यहाँ पर आएगा। आप रुकिए जरा, पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, डिपेंडेंट में कौन कौन आते हैं। ये तो हमने इंडिपेंडेंट वाला देख लिया, यानी कि प्रोडक्टिव देख लिया, 15 से लेकर के 59 एज तक के जो है ना यूथ और बड़े लोग, है ना, वो किस में आते हैं, वो हमारा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में आ जाते हैं।
अब मैं आपको बताऊं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कौन कौन आता है। तो देखो इसके ना 2 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप्स होते हैं देखिएगा, वो लोग जो 15 साल के नीचे हैं, 15 साल के नीचे मतलब बच्चे। अब बच्चे तो कुछ काम धंधा करेंगे नहीं, वो अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड होते हैं, है कि नहीं। तो ये लोग डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर। ये तो पहला ग्रुप हो गया। और दूसरा ग्रुप क्या होगा प्यारे बच्चों, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, ठीक है, 60 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, अब वो तो कुछ काम करेंगे नहीं, वो भी डिपेंड होते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर। तो आप समझिएगा जो हमारा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है ना, इसको हमने 2 भाग में बांटा हुआ है। एक तो 15 साल से नीचे और दूसरे 60 साल से ऊपर वाले, ठीक है। अब देखो 15 साल के नीचे तो ठीक है, वो अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब प्रोडक्टिव ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ये 60 साल के ऊपर वाले भी डिपेंडेंट होते हैं, बट इनका ना कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है आपको बताओ। देखो इनके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, राइट, तो इससे क्या होता है, मतलब ये क्या करेगा, सोसाइटी में चेंज ला सकता है, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है, अगर ये किसी को गाइड करेंगे, ओके, या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, कि ऐसे मत करना, ऐसे करना, तो ये काफ़ी यूजफुल होगा फॉर द सोसाइटी। तो आप समझिएगा ये प्रोडक्टिव तो नहीं होते, ये प्रत्यक्ष रूप में कुछ काम तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये लोगों को गाइड करके, जो यूथ है उसको गाइड करने का काम कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, जो काफ़ी वैल्यूएबल असेट के रूप में माना जाता है ना। मतलब ये सोचो, इन्होंने अपने, कहते हैं ना बूढ़े लोगों को, कि इन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। इसीलिए कोई बड़ा अगर कोई बात बोलता है तो उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनियादारी देखी है, ठीक है। वो जो बाल आपको सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं ना, उन्होंने धूप में नहीं किए, बल्कि पूरा उतना साल काटा है अपने जीवन का, 60-70 साल वो काट चुके हैं, ठीक है। जिससे आप अभी गुजर रहे हो उससे वो गुजर चुके हैं, तो आपको अच्छी सलाह ही देंगे, है कि नहीं। तो वही बात हो जाती है कि उनका जो भी गाइडेंस है, जो भी उनका ये होता है नॉलेज एक्सपीरियंस है, वो वैल्यूएबल असेट होता है हमारे लिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वही जो अभी इसके पहले आपको बता रही थी, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वाला, ठीक है। जैसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन तो है, अब इसमें भी इसके ग्रुप्स हो जाएंगे, वर्किंग और नॉन वर्किंग, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग ग्रुप्स, ठीक है। These people who are not in jobs or profession despite being in the productive age group come under the non working group। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनिए 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 सुनिए। नॉन वर्किंग में कौन लोग आते हैं, जैसे वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में तो आ रहे हैं, बट उनके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ ना कर रहे, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, वो हमारे नॉन वर्किंग ग्रुप में आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ काम ही नहीं है। वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में तो आ रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ काम नहीं है, अगर काम का अवसर मिले तो ये जरूर करेंगे, ठीक है। और दिस नॉन वर्किंग ग्रुप इज, अब ये जो नॉन वर्किंग ग्रुप है ये डिपेंडेंट होता है वर्किंग ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और वर्किंग ग्रुप क्या होता है, वही जिनके पास काम होता है, जो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज हायर इन अ रीजन, यानी कि अगर किसी एक क्षेत्र में क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर उस क्षेत्र का विकास जो है वो अच्छे से होगा, राइट। देन द पॉपुलेशन इज टर्म एज इंडस्ट्रियस, यानी अगर किसी क्षेत्र में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं इंडस्ट्रियस कह सकते हैं। सच अ रीजन हैज रैपिड डेवलपमेंट, और फिर उस रीजन का जो विकास है वो काफी तेजी से होगा, उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, क्योंकि वहां पे वर्किंग पीपल ज्यादा है, नॉन वर्किंग पीपल कम है, ठीक है, समझ गए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, वर्किंग बताओ, नॉन वर्किंग बताओ, आपको बताना पड़ेगा वर्किंग क्या है, नॉन वर्किंग ग्रुप क्या है। फिर आपसे पूछेगा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या है, ये भी बताइएगा। डिपेंडेंट पॉपुलेशन के कौन कौन से 2 सब टाइप है, वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ना क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते हुए चलो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया ऑफ रेसिडेंस। एरिया ऑफ रेसिडेंस मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यानी कि एरिया ऑफ रेसिडेंट, यानी जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बात कर रहे थे। देखिएगा जो हमारा पॉपुलेशन है किसी भी रीजन का, इसको हम लोग दो ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एज पर द एरिया ऑफ रेसिडेंट दैट द रूरल एंड अर्बन, ठीक है। यानी रूरल और अर्बन होता है ना, गांव वाला एरिया और शहर वाला एरिया, ठीक है। तो लोग कहाँ पे रह रहे हैं, इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं रूरल और अर्बन के रूप में, ठीक है। पीपल इन द रूरल एरियाज, मतलब जो रूरल एरियाज में गाँव साइड वाले रहने वाले लोग है ना, वो क्या करते हैं, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ज्यादा बिजी होते हैं। प्राइमरी देखो आपको अब पता है ना, एक तो होता है
दोहरा लो, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और तीसरा होता है टर्शरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? वो ऑक्यूपेशन जो रिलेटेड है हमारा एग्रीकल्चर से, जैसे कि गाय भैंसों को पालना हो गया, खेतों में खेती करना, ये सब कुछ प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो चीज मिल रहा है उसका यूज करके कोई नई चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जैसे कि दूध से पनीर बनाने वाली फैक्ट्री है कोई, या फिर और क्या बना रहे हैं, गन्ने से बना रहे हैं हम लोग चीनी, ठीक है, तो वो भी हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में ही आ जाएगा, क्योंकि गन्ना कहाँ पे उग रहा है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, और उसका यूज किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर चीनी बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, तो ये आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा। और टर्शरी क्या होता है स्टूडेंट? टर्शरी आपका वो ऑक्यूपेशन होता है जो सर्विस सेक्टर में आ जाता है, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज हो गई, ये सब कुछ सर्विस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो जनरली प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही लगे हुए होते हैं, और अर्बन एरियाज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑक्यूपेशंस इज लार्ज, यानी कि जो अर्बन एरियाज है, जैसे हमने देखा रूरल एरिया में प्राइमरी ऑक्यूपेशन करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी और जो टर्सरी ऑक्यूपेशन है ना उसमें वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि रूरल एरियाज के लोग क्या करते हैं? फूड ग्रेन्स को उगाते हैं, और ये जो अर्बन एरियाज है ना ये डिपेंड होते हैं रूरल एरियाज के ऊपर फॉर द फूड रिक्वायरमेंट, यानी इनको खाना कहाँ से मिलेगा, फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलेगा? तो ये जो ग्रामीण भागों के लोग हैं, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जब ये अच्छे से काम करेंगे, फसल उगाएंगे, तब जाके इनको खाओ यानी खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेसिडेंस भी हमने देख लिया, इसमें यही है, आप समझिएगा। चलिए अब उसके बाद हमें ना एक और टॉपिक पढ़ना है विच इज लिटरेसी। लिटरेसी आप जानते हो, लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा, ओके। जैसे हम देखते हैं ना कि किसी प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है, लिटरेसी रेट अगर आप निकालोगे ना तो इससे समझ में आएगा कि इस क्षेत्र में पढ़े लिखे व्यक्ति कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं, ठीक है। दिस इज योर लिटरेसी रेट, ठीक। तो चलो आ जाओ जरा हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिटरेसी परसेंटेज में बताया गया है अलग अलग देशों का। जैसे अर्जेंटीना का जो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है ना स्टूडेंट्स, वो कितना था? देखिएगा 2010 की बात की जा रही है, 2010 98.1%। फिर ब्राजील का 92.6, इंडिया का इतना, मतलब अभी इंडिया में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अब तो ये बदल गया होगा, ये 2010 का है, सोचो ना, अब 2020-24 आ गया, अब बदल गया होगा। चाइना का इतना, देखो चाइना भी आगे है, बांग्लादेश तो पीछे ही है, ठीक। पाकिस्तान तो मतलब आधे लोग ही यहाँ पे एजुकेटेड है, आधे लोग नहीं है। ईरान में है, और अफगानिस्तान तो भैया और पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा इनका लिटरेसी परसेंटेज में हर एक देश का। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ, लिटरेसी के बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। देखिएगा सोसाइटी में हम देखते हैं ना कि कुछ लोग कैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो कुछ लोग अनपढ़ होते हैं ना, कुछ लोग लिटरेट यानी पढ़ा लिखा होना, और कुछ लोग कैसे होते हैं? इलिटरेट यानी कि अनपढ़, ठीक है। एंड इन आवर कंट्री, अब देखो हमारे कंट्री में ना किसको लिटरेट माना जाएगा, किसको इलिटरेट माना जाएगा? तो देखो आपको बताती हूँ, अगर आपको, सुनिए, अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है, जो भी आपके सामने आप उसको पढ़ सकते हो एज वेल एज लिख सकते हो, तो आपको माना जाएगा कि आप लिटरेट हो, ठीक है, समझ गए। तो अगर कोई व्यक्ति है ना, जो उसको पढ़ना लिखना आता है, तो उसको आप इलिटरेट नहीं कह सकते, उसको आप लिटरेट कहिएगा, क्योंकि वो अपना साइन कर सकता है, उसको पता है किस प्रकार से लिखना है मेरा नाम, समझे। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे कंट्री में जो भी पर्सन को लिखना और पढ़ना आता है उसको हम लिटरेट कहते हैं। एंड ये जो डेफिनेशन है ना वो कंट्री टू कंट्री अलग है। जैसे हमारे देश में तो जिसको पढ़ना लिखना है उसको हमने लिटरेट कह दिया, और दूसरे देशों में दूसरा हो सकता है इसका पैमाना, ओके। तो वो अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है कंट्री टू कंट्री। एंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, ये जो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है ना स्टूडेंट, ये हमें क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब एक क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, अब वहां पे 100% लोग हैं, जिसमें से 50% नहीं, जिसमें से 80% लोग क्या है? लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा, और 20% लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो बताना जरा इस क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं? बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना वो क्वालिटी वाली है। देखो पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं होता, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, काम करने आना चाहिए, ओके। वरना आप पॉपुलेशन बढ़ाया जा रहे हो, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं, सबके सब पढ़े हुए हैं, है ना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, खाने पीने के लिए कोई कुछ काम करना नहीं चाहता, इसको हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है
कहाँ गया, लाइट ऑन द, कहाँ गया, देखो लिटरेसी थ्रू लाइट ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है ना स्टूडेंट, ओके, थ्रोज, यहाँ पे थ्रोज है, थ्रोज मतलब क्या होता है, थ्रो यानी वैसे तो फेंकना होता है, तो इसका मैं पूरा आपको हिंदी में मतलब ही बता देती हूँ, है ना। देखिए, द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो परसेंटेज है ना लिटरेसी का, वो लाइट डालता है, यानी प्रकाश डालता है, किसके ऊपर प्रकाश डालता है, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसके ऊपर प्रकाश डालता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टॉर्च जला करके कुछ प्रकाश डालेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब लिटरेसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि वहां पे पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, समझे। हाँ, तो ये फिर पीपल अबव द एज ऑफ 7 कैन बी क्लासिफाइड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट्स, यानी कि जो लोग हैं ना, मतलब किन लोगों को हम लिटरेट या फिर इलिटरेट मानेंगे, तो एज ऑफ 7 से लेकर के उसके आगे तक, मतलब देखो 7 साल के नीचे तक को नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि बच्चे तब पढ़ना अभी शुरू होते हैं ना, है ना, तो उनको कैसे आप लिटरेट या फिर इलिटरेट कह सकते हो, क्योंकि अभी तो उनका पढ़ने का समय आ रहा है, पढ़ेंगे ना, तो वही ये 7 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट में माना जाता है। लिटरेसी इज एन इंडिकेटर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। अब ये जो आपका लिटरेसी है ना, ये क्या है, ये एक इंडिकेटर है कि आपके सोसाइटी का कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। इफ द परसेंटेज ऑफ, अगर हमारे लिटरेसी का परसेंटेज क्या है, हायर है, देन हम क्या कहेंगे कि कंट्री जो है, मतलब जो देश है वो डेवलप हो रहा है सोशली एंड इकोनॉमिकली। और जब लिटरेसी क्या रहेगा प्यारे बच्चों, लो रहेगा, तो हम समझेंगे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लिटरेसी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चरल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। आप सोचिए, जब सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो मिलजुल करके प्रेम से रहेंगे, है ना, और जब कुछ पढ़े लिखे हैं ही नहीं तो क्या होगा, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे होगा, है ना। आप देख सकते हो, ये मैंने क्यों खोला आपके सामने, देखिएगा, अर्जेंटीना, इसकी लिटरेसी रेट इतनी है, यानी आप इससे पता लगा सकते हो कि ये कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होगा अच्छे प्रकार से। अब देखो अफगानिस्तान को आप देख लो, और अफगानिस्तान की अभी क्या हालत है आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिटरेसी रेट बड़ी कम है, ठीक है, जानते हो, मतलब यहाँ पे पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, सो दैट यहाँ पे लिटरेसी कम है, और लिटरेसी कम होने की वजह से वहाँ का आप सिचुएशन देख लेना। ओके, जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो अच्छे से सारी चीज़ें काम होंगी ना, वरना बस अपनी अपनी बेमतलब की बातें करते जाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया लिटरेसी भी। चलो, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों माइग्रेशन की। अब नाउ व्हाट इज माइग्रेशन। आप कहेंगे माइग्रेशन तो हमने पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल, माइग्रेशन आपने पहले भी पढ़ा है। अब आओ जरा एक बार फिर से हम माइग्रेशन पढ़ लेते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब जाते हैं काम करने के लिए और वहीं पे रह जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो आपका माइग्रेशन है ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है, यानी कम टाइम के लिए भी हो सकता है, ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम के लिए कब होगा, परमानेंटली कब होगा, जब किसी की शादी हो जाए, है ना। तो अगर मैरिज हुआ, ठीक है, लड़की की शादी होगी दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, अब लड़की को जाना पड़ेगा वहां पर, है ना, तो वो वहां की स्थायी निवासी हो जाएगी, समझे। तो मैरिज की वजह से जाना पड़ सकता है, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर किसी का ट्रांसफर हो गया, जैसे जॉब कर रहे थे हम लोग कहाँ पर, यूपी में, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है महाराष्ट्र में, तो आ गए अब महाराष्ट्र में रहने के लिए, परमानेंट आकर के सेटल हो जाएंगे। फिर टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, इस वजह से लोगों को अपना जो रहने का उनका घर था उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इस कारण भी क्या होता है, माइग्रेशन होता है। या फिर वॉर, जब युद्ध होते हैं ना, तब ऐसे कंडीशन में भी लोग क्या करते हैं, वहां से माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो ये सभी आपके माइग्रेशन के कारण हो सकते हैं। ठीक है, ओके। There are many kind of migration. Reason from where migrate show a fall in population. Such a reason experience a shortage of manpower. यानी जहाँ से पॉपुलेशन क्या होती है, माइग्रेट कर जाती है, बाहर देशों में चली जाती है, वहां पे हम देखते हैं कि जो मैन पावर है उसका शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि लोग ही नहीं है ना। ओके, समझे। और अगर दूसरी तरफ हम बोले कि जहां पर लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड स्ट्रेन ऑन द पब्लिक एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। और जो आपके पब्लिक एमिनिटीज या फिर फैसिलिटीज है उनके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनके ऊपर दबाव पड़ता है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप बताइए, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि नहीं, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। एंड ड्यू टू माइग्रेशन द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो चेंजेस। तो ये है आप लोगों का माइग्रेशन। चलो, ये भी आप समझ चुके हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से।
अब हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, तो अगला टॉपिक, अच्छा अभी माइग्रेशन ही चल रहा है, अच्छा ठीक है बच्चों, यहाँ पर ना माइग्रेशन ही है अभी कि अलग अलग देशों में किस प्रकार से माइग्रेशन का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। चलिए जरा हम समझते हैं, ठीक है। इस चार्ट को देखिएगा, अलग अलग कंट्रीज के नाम दिए गए, जैसे अफगानिस्तान में परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, ठीक है, इमाइग्रेट पॉपुलेशन, ओके। तो अफगानिस्तान में माइग्रेशन का पॉपुलेशन कितना है भाई, इतना है 0.14। फिर ब्राजील का कितना है, कितना परसेंट है, 0.34%। कुवैत का आप देख सकते हो, बांग्लादेश का देख लो, हमारे प्यारे भारत का देख लो 0.52। आपको लगेगा अरे इतने 0.52%, अरे बस ये देखने में 0.52 लग रहा है, आप ना पूरे कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसको मान करके वो पूरा 100% है, अब उसमें से 0.52 आप निकाल करके देखो, आपको काफी ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है। देखने में ये भले ही छोटा है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतनी सी नहीं है, काफी बड़ा है, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में समझ लो हमने सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है, पहले चाइना था, लेकिन अब मैं बताती हूँ इंडिया पॉपुलेशन में सबसे आगे पहुंच चुका है, समझे। तो यही सारी बातें होती हैं। अब आओ जरा इसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। ड्यू टू माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज। यानी माइग्रेशन की वजह से देखो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी में भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ में भी चेंजेस मिलेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब ये सारे फैक्ट, सारे जो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे ना, सबको ये इन्फ्लुएंस करता है आप लोगों का माइग्रेशन, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब टेबल में हमने देखा ना कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर माइग्रेशन कम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। In the countries where the percentage of migrant population is more, job opportunities, good business prospects, the availability of natural resources and economic development are main causes। यानी किसकी वजह से ये पॉपुलेशन होता है ज्यादा करके, तो बस यही है कि लोग काम करने के लिए जाते हैं, कोई जॉब के लिए जाता है ना, कुछ कोई नेचुरल मतलब कैलेमिटी आ गई इस कारण से जाता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक्सेट्रा आर सम ऑफ द रीजंस अकाउंटिंग फॉर अ लो परसेंटेज ऑफ दिस पॉपुलेशन, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इवन दो द परसेंटेज ऑफ दिस पॉपुलेशन इज लो इन इंडिया व्हेन कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन, द एक्चुअल फिगर आर लार्ज। मैंने आपको बोला ना कि वो जो हम माइग्रेशन वाला देख रहे थे बस 0.52 है इंडिया का, लेकिन आप एक्चुअल में जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा ये इतना सा नहीं है, ये काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, आप इसको देख लेना, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर शांति से बैठ करके इसको पढ़ोगे ना पक्का समझ में आएगा, कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है जो आप ना समझ पाओ, ठीक है। इट्स वेरी इजी। तो माइग्रेशन भी हमने समझ लिया, सिंपल सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ माइग्रेशन, ठीक है। एग्जाम में आप लिख सकते हो। लो माइग्रेशन भी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन और रिसोर्स, ठीक है। तो इसको और जो आगे वाले कुछ टॉपिक्स है ना, इनको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताऊंगी हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस लेक्चर नंबर 2 को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। सब लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।